ठीक है। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज साहिल अरोड़ा। मोस्ट ऑफ यू जानते ही हो मुझे। अब आज का सेशन क्या है? ये है स्टॉक मार्केट्स के बारे में। तो इस सेशन से आप एक्सपेक्ट क्या करोगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। हम कुछ भी ऐसा डिस्कस नहीं कर रहे कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट से अचानक से अमीर कैसे हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज किसी को भी नहीं पता। ये मुझे पता होता तो मैं यहाँ बैठ करके आपसे बात थोड़ी ना कर रहा होता, हम कुछ और कर रहे होते। अभी हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट है क्या, एक इन्वेस्टर की डेफिनेशन होती क्या है। क्योंकि नॉर्मली हमने जिससे भी स्टॉक मार्केट का पूछा है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही सुनने को मिलता है कि यहाँ पर तो लॉसेज ही होते हैं। तो क्या कौन होते हैं इन्वेस्टर्स, कैसे इससे हम लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन का क्या मतलब होता है, 10 ईयर्स 15 ईयर्स, कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल भी है या ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और क्योंकि सब स्टूडेंट्स हैं, तुम सब स्टूडेंट्स हो और मैं मान लेता हूँ मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो बहुत सिंपल टर्म्स में बात करेंगे। कोई कॉम्प्लिकेटेड ऐसे कोई ऐसी टर्म्स यूज नहीं होंगी जो एक कॉमन मैन को समझना है, क्योंकि तुम सब कुछ नहीं जानते इसके बारे में। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ। तो सबसे पहले तो ये वॉरेन बफेट, इनको सब जानते होंगे। अब कौन है ये, पहले आप ये पढ़ लो। वॉरेन बफेट इज अ अमेरिकन बिजनेसमैन है ये। और इन्होंने अपनी जितनी भी वेल्थ क्रिएट करी है ना, सिर्फ स्टॉक मार्केट के थ्रू क्रिएट करी है। ये एक इन्वेस्टर है और स्टॉक मार्केट के थ्रू वेल्थ क्रिएट करते करते ये वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट मैन बन चुके हैं। थर्ड फोर्थ ऐसे ही चलता रहता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज जो क्लास के स्टार्टिंग में सबको बताना जरूरी है, ये इनकी वेल्थ का ग्राफ है कि किस एज में इनके पास कितनी वेल्थ थी। ये देखो, 14 ईयर्स के जब ये थे तब से स्टार्ट किया। एक्चुअली इन्होंने पहला शेयर तब खरीदा था जब ये 11 ईयर्स के थे, 11 ईयर्स की एज पे इन्होंने खरीदा था। बट ये देखना इनकी वेल्थ ग्रो कब करी है। यहाँ से देखो, 52 से 83, अभी प्रेजेंट एज 89 है इनकी। बट यहाँ ये जो ग्राफ है ये यहाँ से बहुत स्टीप जाता है। पर इन्वेस्टिंग कब से शुरू करी थी? 11 ईयर्स की एज से। तो इससे क्या पता चलता है कि पेशेंस इज द की। एक तो हम सीखते हैं कि इन्वेस्टिंग किसके लिए होती है, लॉन्ग रन के लिए, लंबे टाइम में हम प्रॉफिट्स या लॉसेस अपने देखेंगे। और दूसरा पेशेंस। अब एक चीज और यहाँ देख लो, इन्होंने अपनी 99.7% वेल्थ किस एज के बाद अर्न करी है? 52 के बाद। ठीक है। तो अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोग वॉरेन बफेट का नाम जानते हैं, कई लोग आइडियलाइज करते हैं और लोग चाहते हैं कि हम इनकी तरह बन पाए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा सोचना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सबसे पहले इस चीज के लिए रेडी रहना कि आपको भी इतना पेशेंट होना पड़ेगा। तो अब दूसरी चीज इसमें ये आती है, अब कई लोगों को लग रहा होगा कि इन्वेस्टिंग का फायदा क्या है। अगर बूढ़े होकर के पैसे कमाने हैं, इतनी ज्यादा एज के बाद पैसे आने हैं, तो उस इस एज में, ये इस एज में पैसे का फायदा क्या है, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है कि इतना लेट जा करके अगर मैं पैसा अर्न कर रहा हूँ तो उससे अच्छा है कि इस ये जो मेरी यूथ है इसमें मैं पैसे को खर्च करूँ, एंजॉय करूँ। इन्वेस्टिंग का मतलब ही क्या रह जाता है अगर इतना वेट करना पड़ता है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों क्यों है ऐसा। वो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी खुद में कि इतनी पेशेंस आएगी कहाँ से, कैसे वेट करेंगे इतना। तो अब इससे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट से। हम इंडियन स्टॉक मार्केट को समझेंगे कि वो है क्या, किस चीज से बनी है। कई टर्म्स हैं जो स्टूडेंट्स ने सुने होंगे, उन्हें समझ नहीं आते, क्या है वो टर्म्स, वो सब सीखेंगे। तो हम आते हैं यहाँ, इंडिया में कितनी स्टॉक मार्केट है। सबसे पहले व्हाट इज अ स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट होता क्या है, बोला किसे जाता है? स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है जहां पर कंपनीज के इक्विटी शेयर्स ट्रेड होते हैं। हम कंपनी के शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। जैसे वेजिटेबल मार्केट होती है, वेजिटेबल मार्केट में आप क्या खरीद सकते हो? वेजिटेबल्स। स्टॉक मार्केट में आप क्या खरीदोगे? शेयर्स। स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में कि हम शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। तो इंडिया में कितनी स्टॉक मार्केट्स हैं तो अप्रोक्सीमेटली 21। पर मेजर मेजर कितनी है? सिर्फ दो, एनएससी और बीएससी। एक सेकेंड हेमंत, आपका डाउट है, मैं उस पैरों पहले मैं लिख दूं कि टू मेजर स्टॉक मार्केट्स इन इंडिया।
ये कौन सी हैं? एनएससी और बीएसई, इनकी फुल फॉर्म क्या है? ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हाँ हेमंत, अपना डाउट पूछो। सर डाउट नहीं था, मैं बता रहा था कि दो होती हैं। हम्म। सर डाउट नहीं है कोई, मैं बता रहा था कि दो होती हैं, अच्छा, नाम बता रहा था। ठीक है। तो ये दो हैं मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। अब इसमें एक वर्ड और होता है, एक चीज है इंडिकेटर, कि मुझे कैसे पता कि स्टॉक एक्सचेंज कितना अच्छा कर रहा है या कितना बुरा कर रहा है। अब इसको कंपेयर करते हैं एक थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर आपको टेम्परेचर दिखाता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर मतलब उतना बॉडी का टेम्परेचर हाई है, और जितना लो मतलब उतना कम है। इसी तरीके से यहाँ पर भी नंबर्स होते हैं, जितने हाई नंबर्स मतलब उतना स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा है, और जितना नीचे जाता है उतना बुरा कर रहा है। उस इंडिकेटर को क्या बोला जाता है? एनएससी के इंडिकेटर का नाम है निफ्टी। कि निफ्टी कितना ऊपर गया या कितना नीचे गया, हम ये बोलते हैं। हम ये, अगर तुमसे कोई पूछे कि निफ्टी आज ऊपर है या नीचे, मतलब वो पूछ रहा है कल जितना निफ्टी था आज पॉइंट्स बढ़े हैं या गिरे हैं, कल के कंपैरिजन में ऊपर है या नीचे। और इसके इंडिकेटर को बोलते हैं सेंसेक्स। ठीक, अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये ऊपर या नीचे जाते कैसे हैं, क्यों ऊपर या नीचे, इनमें जो भी डेविएशन आता है वो क्यों आता है। तो आप ये समझो कि निफ्टी और सेंसेक्स दिखाता किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? निफ्टी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। जो निफ्टी है ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, और सेंसेक्स रिप्रेजेंट करता है इंडिया की टॉप 30 कंपनीज को। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि निफ्टी क्या चीज है? आप इसको कंपेयर कर सकते हो एक गिफ्ट पैक से। आप चॉकलेट का गिफ्ट पैक खरीदते हो, एक गिफ्ट पैक लेते हो, उसमें अलग अलग चॉकलेट्स रहती हैं। अब ये निफ्टी एक बास्केट है चॉकलेट्स की, जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के शेयर प्राइजेस रहते हैं। इसमें अब ये टॉप 50 डिसाइड कौन करता है, कौन बताता है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है कौन सी? ये एक सेपरेट कॉन्सेप्ट चला जाएगा। वो कॉन्सेप्ट है कि उस कंपनी की, लेमैन टर्म्स में बोले तो, मार्केट वैल्यू। जिसकी ज्यादा मार्केट वैल्यू वो उतनी ऊपर। तो ऐसे ही इंडिया में जो टॉप 50 कंपनीज हैं, वो निफ्टी उनका इंडिकेटर है। ये टॉप 50 अच्छा करेंगी तो निफ्टी ऊपर जाएगा, ये टॉप 50 बुरा करेंगी तो निफ्टी नीचे आएगा। सेंसेक्स में सिर्फ टॉप 30 है, 20 हटाई हुई है यहाँ से। तो अगर ये टॉप 30 अच्छा करेंगी सेंसेक्स ऊपर जाएगा, अगर ये 30 बुरा करेंगी तो सेंसेक्स नीचे ड्रैग होगा। अब अगर ऐसा हो रहा है कि ये टॉप 30 में से कुछ 10 अच्छा कर रही हैं और बची हुई 20 बुरा कर रही हैं, तो फिर नेट इफेक्ट देखा जाएगा कि जो अच्छा कर रही हैं वो कितना अच्छा कर रही हैं। इन दोनों को नेट किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि सेंसेक्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है अभी तक हमने जो डिस्कस किया है? चलो अभी आगे समझते हैं कि इन इन वर्ड्स का, इसका और क्या मतलब है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कंपनीज कब अच्छा करेंगी या कब बुरा करेंगी। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट हमें सीखना पड़ेगा, जीडीपी का। ये सब स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी होता है द सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। ठीक है, अब मुझे एक चीज ये बताओ कि अब तुम सोच रहे हो कि जब मैं स्टॉक मार्केट डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं जीडीपी पे कैसे आ गया, क्योंकि जीडीपी और स्टॉक मार्केट दोनों बहुत हद तक इंटरकनेक्टेड हैं। वो कैसे हैं? अगर इंडिया का जीडीपी ऊपर जा रहा है, इसका क्या मतलब है कि इंडिया ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर इंडिया ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि लोग कंज्यूम कर रहे हैं, लोग चीजें खरीद रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, इसीलिए तो जीडीपी ऊपर जा रहा है।
और अगर आप मेरे को बात बताओ कि अगर इसका मतलब ये है कि पीपल आर कंज्यूमिंग मोर, तो यहाँ से एक और मतलब निकलता है कि कंपनीज को ज्यादा प्रॉफिट भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर लोग कंज्यूम कर रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं, तो किसी कंपनी से ही तो खरीद रहे हैं। तो जिन कंपनियों से खरीदा जा रहा है उन्हें प्रॉफिट भी ऑब्वियसली ज्यादा हो रहा है। इसका ये भी मतलब हो जाता है मोर प्रॉफिट फॉर कंपनीज। ठीक। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है, क्या हम इससे ये डिसाइफर कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट भी बढ़ रही होगी? ऐसा लगता है तुम्हें इसके थ्रू? अगर जीडीपी बढ़ा, लोगों ने ज्यादा मतलब गुड्स कंज्यूम किए हैं, लोगों ने ज्यादा गुड्स कंज्यूम किए हैं, तो ये जो टॉप 50 कंपनीज हैं इनके गुड्स कंज्यूम हुए होंगे ना। अगर मैं ये बोलूं कि आप कि इंडिया में अब कार्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इन टॉप 50 में एक शेयर अगर मारुति का है, तो अगर लोग गाड़ियां ज्यादा खरीदेंगे तो मारुति का शेयर प्राइस भी तो अप जाएगा, उसे प्रॉफिट होगा, ये ऊपर जाएगा, और एज अ रिजल्ट निफ्टी भी ऊपर जाएगा। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि जीडीपी का स्टॉक मार्केट से क्या कनेक्शन होता है। अगर किसी कंट्री का जीडीपी ऊपर जाता है, अगर कंट्री की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, तो ऑब्वियसली उसकी स्टॉक मार्केट्स भी ऊपर जा रही होंगी। क्योंकि जीडीपी ऊपर जाने का मतलब है लोग कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, लोग कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंपनीज को प्रॉफिट भी तो ज्यादा हो रहा है, उनकी सेल्स भी ज्यादा हो रही है। तो यहाँ तक हमें एक चीज बहुत इजीली समझ आई। अब इसका इसका प्रूफ क्या है? अगर कोई इसका प्रूफ मांगे कि ये प्रूफ करो कि, तो इसका मतलब तो इंडिया ग्रो कर ही रही है ओवर द पास्ट, जब से भी इंडिपेंडेंस के बाद से हम ग्रो कर ही रहे हैं। तो इसका ये मतलब है स्टॉक मार्केट भी कॉन्टिन्यूअसली ग्रो कर रही होगी, है ना। अब ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये बात ट्रू है कि स्टॉक मार्केट्स कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही हैं इंडिया की, क्योंकि इकोनॉमी तो ग्रो कर ही रही है। किसी को ये पता है कि ये सेंसेक्स फॉर्म कब हुआ था? ये किस ईयर में बना था इंडिया में? किसी को ये चीज पता है? आई गेस किसी को नहीं पता। सेंसेक्स इंडिया में फॉर्म हुआ था 1979 में, मतलब 1979 में ये स्टॉक मार्केट का इंडेक्स बना था। और उस टाइम ये कितने पॉइंट्स पर था? 100। ठीक, 1979 में ये था 100 पॉइंट्स पे। किसी को पता है अभी तो ऑब्वियसली क्योंकि कोरोना वायरस है एक बहुत स्टीप डिक्लाइन आया है, पर कोरोना वायरस से पहले पहले ये सेंसेक्स कितने पॉइंट्स पे पहुंचा हुआ था? किसी को ये चीज पता है? हाँ, सही हमने लिखा है 40,000 अप्रोक्सीमेटली। कोरोना वायरस से पहले पहले अप्रोक्सीमेटली ये पहुंचा हुआ था 42,000 पॉइंट्स पे। 100 से 100 कब? 1979। और आज क्या है? 2020 का बिगनिंग में 42,000 था ये। कितना परसेंट? आज का मेरा मतलब वही है कोरोना वायरस से पहले पहले। ठीक। अब ये कितना परसेंट इंक्रीज है? अब मैं इसको आपके लिए डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइडेड बाय 100, मतलब दो जीरो कट गए। 420 टाइम्स का इंक्रीज है ये। 420 टाइम्स का इंक्रीज है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कई लोग ना क्वेश्चन पूछते हैं कि किस शेयर को खरीदें, किस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें जो कि पैसा इंक्रीज करे। देखो ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ये क्वेश्चन ठीक है। पर अगर आपको इन्वेस्टर बनना है तो आप उस चीज से स्टार्ट करो अपनी इन्वेस्टमेंट जहां आप श्योर हो कि हमें रिटर्न मिलेगा ही। अब ये, अगर मैं कोई इंडिविजुअल शेयर ना खरीदूं, निफ्टी में मैं कह रहा हूँ ना, इंडिया के टॉप 20 शेयर हैं। अब मान लेते हैं इनमें से एक शेयर है एयरटेल, और मैं इस एयरटेल का शेयर खरीद लेता हूँ। अब और फ्यूचर में हम ये मानते हैं कि इंडिया में टेलीकम्युनिकेशंस इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, जो कि बढ़ेगी भी। लोग और मोबाइल नेटवर्क और सिम्स खरीदेंगे, और मोबाइल नेटवर्क एक्सपैंड होगा, इंटरनेट सर्विसेज लेंगे। पर क्या उसमें ये श्योरिटी है कि एयरटेल से ही लेंगे? हो सकता है एयरटेल का कोई कंपेटिटर आए, लोग उसको ज्यादा प्रेफर करें कंपेयर टू एयरटेल। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री तो ऊपर जाएगी, हमारा टेलीकॉम इंडस्ट्री ऊपर जाएगी, बट हो सकता है कि एयरटेल का शेयर नीचे चला जाए। ये भी तो पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कोई और कंपनी हो टेलीकम्युनिकेशन में, जियो, ऑल्दो अभी आप शेयर नहीं ले पाओगे, बट जियो का शेयर ऊपर चला जाए, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है ना। तो
इंडस्ट्री पे जब आप बेट कर रहे हो, आप कह रहे हो टेलीकम्युनिकेशन ग्रो करेगा, तो उसके साथ साथ आपको ये भी खोजना पड़ेगा कि इस टेलीकम्युनिकेशन में सबसे बिगेस्ट प्लेयर कौन है जो फ्यूचर में ग्रो करेगा ही। अब इसका एक और एग्जांपल है कि इंडिया में बैंकिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, बैंकिंग इंडस्ट्री को बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बट अभी रिसेंटली यस बैंक का शेयर बहुत ज्यादा गिरा। ओवरऑल तो बैंकिंग इंडस्ट्री ग्रो कर ही रही है, पर इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हर बैंक ग्रो करेगा, बीच में हो सकता है एक आधा बैंक हो जो कि लॉस में चला जाए। तो इसको बोलते हैं शेयर पिक करना, जो कि अभी हम क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता शेयर मार्केट के बारे में, हमें शेयर पिक करना आता ही नहीं। हम इंडस्ट्री गैस कर देंगे कि हाँ इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, किसी को हो सकता है लगे कि कंस्ट्रक्शन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इंडिया में आने वाले टाइम में बहुत कंस्ट्रक्शन होगी। पर फिर मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि कंस्ट्रक्शन का फ्यूचर अगर बहुत ब्राइट है तो वो कंपनी भी तो बताओ जिसका सीमेंट ही बिकेगा। वो बताना मुश्किल हो जाएगा कि आउट ऑफ ऑल द अवेलेबल ऑप्शंस जो कंस्ट्रक्शन में है, कौन सी स्पेसिफिक कंपनी है जो कि प्रॉफिट में जाएगी। ये चीज मुश्किल है। आसान क्या है? आसान ये है ना बताना कि इंडिया की इकोनॉमी तो ग्रो करेगी ही हमेशा। तो अब जो मेन चीज है जो हम आज देख रहे हैं, क्यों ना मैं इंडिविजुअल शेयर खरीदने की बजाय सीधा इंडिया की इकोनॉमी पे बेट कर दूं। मैं सीधा ये निफ्टी, क्या पॉसिबल है सीधा इस निफ्टी को खरीदना जो टॉप 50 से बना है? एक चीज और याद रखना, जो निफ्टी है ना, ये डायनामिक है। डायनामिक मतलब आज इसमें जो टॉप 50 कंपनीज हैं, जरूरी नहीं है कि 10 साल के बाद वो सेम रहे। क्यों? क्योंकि हो सकता है 10 साल के बाद इंडिया में टॉप 50 कंपनीज एक दूसरे को रिप्लेस कर लें, तो निफ्टी भी बदल जाएगा। निफ्टी के अंदर आज अगर कोई 10 चॉकलेट्स हैं, तो अगर इन चॉकलेट्स का प्राइस कम होता है, ये उस बास्केट से बाहर हो जाएंगी, और जिनका प्राइस बढ़ चुका है वो उसकी जगह ले लेंगी। तो अगर मैं ये निफ्टी ही खरीद लूं तो मेरा काम तो अपने आप बन गया ना। कोई भी कंपनी ऊपर जाए नीचे जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है, निफ्टी तो ऊपर ही जा रहा है, इंडिया की इकोनॉमी तो ऊपर ही जा रही है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि निफ्टी का कॉन्सेप्ट क्या है और ये कैसे जीडीपी से लिंक्ड होता है? ये सबको समझ में आया? हैंड रेस करो एक बार अगर सबको समझ में आया तो। तो ऑलमोस्ट आ ही गया सबको। अब क्वेश्चन ये है कि अब मैं आपको एक दूसरी चीज पे लेके जाता हूँ दोबारा से, वॉरेन बफेट जी के पास। उन्होंने एक लाइन बोली थी, जो लाइन थी कि लॉन्ग रन में स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए कोई स्किल की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए तो इतना रिसर्च चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना वो चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर लॉन्ग लॉन्ग रन में पैसा कमाना है ना, तो आपको जीरो स्किल जीरो नॉलेज चाहिए। उसका रीजन क्या है कि अपनी कंट्री की सीधा इकोनॉमी पे बेट करो। आप शेयर्स पे बेट मत करो। शेयर्स चुनना नहीं आता ना हमें, हमें कंपनी देखनी नहीं आती कि कौन सी अच्छी है बुरी है। और ये सिर्फ तुम्हें क्या नहीं आती, आप लोग जिनसे एडवाइस लेते हो। अब हम एक कंपनी कैसे सिलेक्ट करते हैं? उसकी बैलेंस शीट देख करके। जितने लोग शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या सबके सब कॉमर्स स्टूडेंट्स रहे हैं? ऑब्वियसली सबके सब कॉमर्स स्टूडेंट्स नहीं रहे। तो बैलेंस, और कॉमर्स स्टूडेंट्स भी जितने रहे, उनमें से कितनों को एक्चुअली बैलेंस शीट रीड करनी आती है? एज स्टूडेंट्स तो मोस्टली हमारी एजुकेशन में हमें बैलेंस शीट बनाना सिखाया जाता है, पर बैलेंस शीट बनाना और बैलेंस शीट पढ़ना ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। तो मोस्ट लोग जो आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन्हें तो बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती। वो फिर किस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? हेयर से, कि कोई बोल देता है कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है या उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हम नहीं चेक करते कि इस कंपनी के ऊपर कितने लोन्स हैं, कितना डेट है और क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि बैलेंस शीट ही नहीं पढ़नी आती है। तो इनके बेसिस पे लोग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्हीं की बात सुन करके कोई और लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और जब लॉस होता है तो फिर लोग क्या बोल देते हैं कि ये तो स्पेक्यूलेशन है, ये एक तरीके से जुआ है जहां से पैसा कमाया ही नहीं जा सकता। तो फिर क्वेश्चन यही आ जाता है कि अगर ये जुआ है, तो वॉरेन बफेट जी के साथ ऐसा कभी क्यों नहीं हुआ कि बहुत स्टीप डिक्लाइन आया हो इनकम में? एक आदमी जुए से पैसा कमा कमा के दुनिया का थर्ड रिचेस्ट मैन कैसे बन सकता है? अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप और मैं इनके मॉडल को रेप्लिकेट बन करके हम भी जब 90 के होंगे, अगर अगर इफ वी आर अलाइव, तो हम भी दुनिया के सेकंड या थर्ड रिचेस्ट मॉडल बन जाएंगे। ऑब्वियसली इनके पास और बहुत सारी चीजें हैं करने को, पर जो सबसे बेसिक चीज इन्होंने सिखाई है, सबसे बेसिक, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट सेकेंडरी स्टेज है। जब आप थोड़ा सीख जाओ स्टॉक मार्केट के बारे में, सबसे बेसिक चीज आप क्या कर सकते हो?
अपनी कंट्री की इकोनॉमी पे बेट करो। अब इकोनॉमी पे बेट करने का क्या मतलब होता है कि क्या मैं इस इंडेक्स को ही खरीद सकता हूँ? शेयर्स खरीद सकते हैं, ये तो सभी को पता है, पर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इंडिया के टॉप 50 शेयर्स के ग्रुप को खरीद